मुझे ऐसा लगता है ना कि ये लैक ऑफ नॉलेज भी है। इंडिया में मैं ओपनली बता रहा हूँ, Right. कोई डिस्ट्रीब्यूटर ये ओपनली बताता नहीं है। इतनी सारी रिपोर्टिंग गवर्नमेंट को हो रही है आपके पैन से लिंक। आप कहीं पर भी क्रेडिट कार्ड लेते हो, म्यूचुअल फंड लेते हो, पॉलिसी लेते हो, बैंक अकाउंट ओपन करते हो, आप शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट करते हो, आप प्रॉपर्टी खरीदते हो, आप कुछ भी करते हो, फाइनेंशियल प्रोडक्ट में डीलिंग करते हो, सबकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को होती है। म्यूचुअल फंड में दो तरीके के लोग पैसा कमा सकते हैं, एक जो मर गए, एक जो भूल गए। कॉमन पीपल ने सबसे पहले तो भरोसा करना चाहिए। इतना मिस सेलिंग हो रहा है मार्केट में चीज़ों का, लोगों को कुछ भी नहीं आता। मैं सच्ची बता रहा, अभी लोगों को अपना टाइम देना ही नहीं है, तुरंत पैसा होना। अरे क्यों, पहले अपने आप को बनाओ तो सही ना। पैसा चेज मत करो, वो बाय प्रोडक्ट है। आप आपकी क्षमता बढ़ाओ ना, कैपेसिटी बढ़ाओ ना। देखो, एक आम इंसान को मैं ये बताना चाहूँगा कि भारत जो चल रहा है ना, वो टैक्सेस पे चल रहा है। तो कॉमन पीपल को ऐसे क्या 4 से 5 टैक्सेस या फिर आपके हिसाब से कौन से टैक्सेस पता रहने चाहिए? आपको पता है, आपकी इनकम अगर 12 लाख रुपए तक के है तो आपको 0 रुपये टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को। चलिए, क्या है जीएसटी? तो अभी सीए ये कॉमन पीपल के लिए क्या रोल प्ले करता है? सीए का इम्पोर्टेंस उतना मार्केट में नहीं है। इम्पोर्टेंस तब लोगों को आता है जब लोगों को इनकम टैक्स की, जीएसटी की नोटिस आती है। हेलो, हाय और नमस्कार। दिस इज़ योर आरजे निकिता और फिर से आपका वेलकम एक बार हमारे पॉडकास्ट पर, जिसका नाम है द पीपल्स चैप्टर। और जैसा आपको पता है कि हम हमेशा ट्राई करते हैं कुछ अच्छी बातें आप तक पहुंचाने का, तो फिर से एक बार लेकर आ गए हैं एक इंस्पायरिंग स्टोरी, एक ऐसी स्टोरी जिसमें आपको हर मोड़ पर इंटरेस्ट आने वाला है। सो आज हमारे साथ एक सीए है, एक कंटेंट क्रिएटर है, जिनका नाम है अक्षय लड्ढा सर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम है सर आज द पीपल्स चैप्टर में। थैंक यू मैम, थैंक यू निकिता यस। मैम फॉर इनवाइटिंग मी द पीपल्स चैप्टर। ये सपना है मेरे लिए आज। वाओ! यस सर, हम हमेशा ट्राई करते हैं कि जिनसे हम इंस्पायर होते हैं और हमें लगता है कि लोगों तक कुछ अच्छी बातें पहुँचाई जा सकती है, तो वैसे लोगों को हम हमेशा इनवाइट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फिर से एक बार वेलकम है। और बिल्कुल भी वक़्त ना गवाते हुए हम आपकी स्टोरी पर जाते हैं, क्योंकि मैंने जितना आपके बारे में सुना है, जितने आपके रील्स देखे हैं, काफ़ी मज़ा आया मुझे देखने में, सुनने में। सो मैं आपके बचपन से सुनना चाहूँगी आपकी स्टोरी। सो हाउ आप कैसे आए सीए के फील्ड में? क्योंकि जब मैंने आपका डिस्क्रिप्शन पढ़ा था तो हमने ऐसा सुना कि आप बड़े ही बदमाश बच्चे थे थोड़े से, और पढ़ाई में वगैरह भी एवरेज एंड ऑल। तो कैसा आपका बचपन रहा? कैसे सीए बनने का आपने सोचा? ये सबसे पहले जानना चाहूँगी। बचपन के बारे में अगर मैं बताऊँ आपको कि हम घर में 2 भाई है यस। और बड़ा भाई ने कभी नंबर 1 छोड़ा नहीं अरे वाह! और मैंने कभी नंबर लास्ट छोड़ा नहीं। लेकिन उसमें ही मुझे गर्व होता था नंबर लास्ट लाके भी, क्योंकि मेरे सारे दोस्त वहीं रहते थे, हुँ। खुशी मिलती थी। तो लाइफ में बोलते हैं ना, टर्निंग पॉइंट आता है, तो यस। जब हम लोग मामा लोगों के यहाँ जाते हैं, हुँ। तो वहाँ पे मेरे जितनी मेरे कजिन्स थे, तो उनको कोई पूछता था कि तुझे क्या करना है, तो कोई बहुत बोलता था इंजीनियर बनना है, कोई डॉक्टर बनना है। तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे को क्या बनना है, तो समझता नहीं था। हुँ। तो सोचा कि ऐसी कोई फील्ड पकड़ो कि जो इजी है, तो सोचा कॉमर्स कर लेंगे। ओके। अब कॉमर्स कर लेंगे तो कॉमर्स क्यों करना, क्योंकि साइंस जमता नहीं। तो कॉमर्स में फिर सबसे बड़ा क्या है, जो सबसे हुँ। बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि नंबर 1 वाली चीज़ ही करना पसंद है, तो सीए करना है। कितना टफ है, क्या है, सिलेबस क्या है, पासिंग रेशियो क्या है, कोई एनालिसिस नहीं करा, बस घुस गया उसको अंदर। यस। तो आपने सीए कहाँ से किया, ये मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि आप एक बहुत ही छोटे से गाँव से आते हैं, है ना? नंदूरा जिसका नाम है। तो आपने सीए कहाँ से किया और उन शहरों में आपकी जर्नी कैसे रही? सबसे पहले तो मेरा 10th नांदुरा में पास हुआ। यस। फिर वहाँ से बड़ा भाई तो पहले ही बाहर निकल गया था पढ़ने, क्योंकि हुँ। वहाँ पे उतना एजुकेशन नहीं था। यस। तो पापा को मैंने बोला कि 65% के अगर ऊपर आए, हुँ। तो पापा मुझे भी जान देना। पास हो ओके। गया मैं, हाँ। 65 35% से बहुत दूर है। तब पापा बोले अब पार्सलिटी तो करेंगे नहीं, तो बोले ठीक है तू भी चल जा। तो वहाँ से अकोला आया, 11th-12th की क्लासेस ज्वाइन किया सीए की। यस। अब जैसे दोस्त कर रहे थे वैसा करते जा रहा था। हुँ। ना सीए के अंदर कुछ भी पता नहीं, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है,
एक दोस्त को बोला कि तू क्या कर रहा, बस वे उस हिसाब से फॉर्म भरते जा रहा, करते जा रहा, और अकोला में 11th-12th की क्लासेस ज्वाइन किया। अरे वाह! तो मतलब सीए बनने की जर्नी ये दोस्तों के साथ शुरू हुई और बड़े भाई के इंस्पिरेशन से? बड़ी भाई इंस्पिरेशन से? इंस्पिरेशन मतलब सच बताओ तो कहीं पर भी बाहर हम जाते थे, यस। तो बड़े भाई को हर कोई इंसान बहुत रिस्पेक्ट देता था, क्योंकि वो बहुत ब्रिलियंट था, बहुत ब्रिलियंट था। मतलब लाइफ में क्या करना उसको ही पूछते थे। हुँ, हुँ। और मेरे से अगर किसी को कोई रिकामी बात करना है, मस्ती करना है, एंटरटेनमेंट करना है, तो अक्षय से बात करते थे। तो मुझे एक समझ में आया कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, और भाई भी कभी-कभी समझाता था कि भाई पढ़। भाई ने बहुत सपोर्ट किया लाइफ में। मतलब यस। मेरे पिता का काम मेरे भाई ने किया है। पिता ने कभी ध्यान ही नहीं दिया है। मतलब वो बोलते हैं कि तेरे को जो करना है कर, नहीं करेगा तो उससे अच्छा है, क्योंकि तू दुकानदारी में आ जाएगा। क्योंकि हुँ। एक लड़का बहुत होशियार है तो वो तो आगे बढ़ने ही वाला है, और मैं तो दुकान के लिए वो बैकअप मेरे लिए पकड़ ही रहते। यस। तो अभी इतने सारे पॉइंट्स आ गए आपके लाइफ की जर्नी में, तो फाइनली सीए कैसे बने आप फिर? मतलब पढ़ाई ना होके फिर उसको करना? 11th-12th की प्रिपरेशन हो गई। यस। उसके अंदर समझ के चलो, वो टाइम पे कॉफ़ी मुक्त अभियान था। हुँ। तो उसमें एक्चुअली 10th में क्या है, इधर-उधर से थोड़ी बहुत मदद लेके हमने 10th पास किया था। तो राइट। यहाँ पे जब कॉफ़ी मुक्त अभियान है, तो पढ़ाई के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। तो वहाँ मैंने बोला कि भाई अब तो अंडरग्राउंड हो जाना पड़ता है। वो टाइम पे हमें अपेक्षित करके आती थी 21। हुँ, हुँ। तो बस लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम में पेपर में जो चीज़ पूछते थे, उसको सबको रट लिया, और मैंने 12th को पास किया। तो पहली एग्ज़ाम आई, हुँ। पहली एग्ज़ाम रहती है सीपीटी। अब इसके अंदर इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब हम सीपीटी का पेपर देने जा रहे थे ना, तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे पूछा कि सीपीटी का अक्षय फुल फॉर्म क्या है? तो मैंने उसको बोला साला ये भी पेपर में पूछते क्या? तो एक्चुअल में मैंने बुक निकाली और देखा कि सीपीटी का फुल फॉर्म क्या है, तो समझा कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ओह! तो सीरियसनेस आप मेरा देख लो कि कुछ भी नहीं था। हुँ। बस करना है, दोस्त लोग कर रहे, करके करना है। मतलब तब तक के समझा ही नहीं था कि ये मेरे को करना है। अंदर से आया ही नहीं था, बस गो विद द फ्लो जा रहे थे हम लोग। राइट। तो फाइनली फिर ये जो फिर सीपीटी की वगैरह आपने एग्ज़ाम दी होगी, ये ग्रेजुएशन के बाद ही जब हम हो जाते हैं तभी सीए का एग्ज़ाम के लिए अपीयर होता है ना? यस, यस। यस। हाँ। सीपीटी का एग्ज़ाम मैंने पास किया। आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे सीपीटी में 200 मार्क में से 100 मार्क होना, ओके। कितने आए होंगे आपके अंदाज़ से? कितने सर? 101। वाह! और 150 वाला भी इतना खुश नहीं था जितना मैं खुश था। भगवान चाह रहा था। क्या बराबर। बात है! तो अभी आप सीए भी बन गए हुँ, और अभी जैसा इंस्टाग्राम पर आपकी रीलें काफ़ी वायरल हो रही है, हुँ। तो कंटेंट क्रिएशन का कहाँ से आया आप में मतलब? देखिए, कंटेंट क्रिएशन का इसलिए आया कि जब मैं सीए बन गया ना, हुँ। तब मैं जॉब के लिए पुणे, मुंबई जाते सब लोग, बराबर। ट्रेंड है, तो गो विद द फ्लो। हुँ। तो जब वहाँ गया ना, तब मुझे मेरी ग्राउंड रियलिटी समझी कि मैं ओके। क्या हूँ। इंटरव्यू देने गया, तो एकदम फ्लुएंट इंग्लिश बोलना पड़ता है, हुँ। वो जम नहीं रही, वहीं अंडर कॉन्फिडेंस हो जा रहा। और मुझे वहाँ ऐसा थॉट आया कि अक्षय, यहाँ तूने 25 लाख नहीं, 50 लाख नहीं, 1 करोड़ भी कमा लिया ना, तो भी तू राजा जैसा नहीं जी सकता। तो अगर बिल्कुल। तेरे को राजा जैसा जीना है, तब तेरे को कोई दूसरा लोकेशन पकड़ना पड़ेगा। तो मेरा फ्रेंड है एक, उसको वो जो मैं जो लोकेशन से हूँ ना, उससे वो छोटे लोकेशन पे है। वो बहुत अच्छा काम कर रहा था वहाँ पे। हुँ। तो मैंने उसको पूछा कि भाई मैं एक शुरू करूँ क्या? बोले भैया करो ना। एक्चुअली क्या है, सीए में ना एक आर्टिकलशिप होती 3 साल की। ओके। वो मैंने कुछ इतनी सीरियसली किया नहीं। हुँ। वो आर्टिकलशिप मेरी नागपुर से हुई थी। ओके। तो क्यों सीरियसली किया नहीं? क्योंकि वो टाइम पे ऑब्जेक्टिव क्या था? 10,000 रुपए पापा दे रहे हैं महीने का, उसको कैसे उड़ाना? ऑब्जेक्टिव पढ़ाई करना था ही नहीं। हुँ। तो आर्टिकलशिप अच्छा ना होने के कारण जब हम एक्चुअल काम करने जाते हैं ना, तो जमता नहीं है। तो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था अंदर से कि हुँ। करूँ स्टार्ट कि नहीं करूँ, करूँ स्टार्ट कि नहीं करूँ। और सीनियर्स से भी जब हम बात करने गए, तो सीनियर ने ही बहुत डरा दिया। उन्होंने बोला कि लोन लेना पड़ेगा आपको। अगर आपकी ज़िंदगी में 2-3 साल का अगर आप पकड़ सकते हो, बैकअप है आपके पास में हर चीज़ का, तो आप कोशिश करो, लेकिन बहुत स्ट्रगल है, बहुत कॉम्पिटिशन है। इतना दगा दिया कि ऐसा लग रहा था कि यार किसी अकाउंटेंट को ही बोलता हूँ कि मैं तेरे यहाँ जॉब करने आया था, तो क्योंकि इतना मैं डर गया था। हुँ। तो सर अभी आपने सीए का सब कुछ क्रैक कर लिया, आर्टिकलशिप भी जैसे-तैसे कर ली, पर यहाँ आप खुद ही अंडर कॉन्फिडेंट हैं। पर ये सही चीज़ है, ऐसा आपको लगता है
तो आप अभी जो भी आपको देख रहे हैं, जो भी आपको सुन रहे हैं, उन्हें आप क्या बताना चाहेंगे? क्या मैसेज देना चाहेंगे आपकी तरफ से? उन लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि एक्चुअल में मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट था हुँ, और एक एवरेज स्टूडेंट अगर ये कर सकता है ना, तो कोई भी कर सकता है। और मुझे मेरे एक टीचर ने एक बात बोली थी कि देख हार्ड वर्क बीट टैलेंट। कोई होशियार व्यक्ति को कोई चीज़ समझने को अगर 1 घंटा लगता है ना, तो गधे को 3 घंटे लगेंगे लेकिन समझ जाएगा गधा कोई। तो बराबर। मुझे ये समझ गया कि 3 घंटे दूँगा मैं हुँ, और इसको मैं क्रैक करूँगा। तो कोई भी इंसान इस चैनल के माध्यम से मैं बोलूँगा कि डिमोटिवेट मत हो और लाइफ में प्रॉब्लम सबके आते हैं। मेरे पास तो कुछ ऐसी स्टोरीज़ है कि उनका एजुकेशन उनके रिलेटिव ने किया। ऐसी स्टोरीज़ है कि उन उसके घर पे अगर मैं जाता था ना, तो छत ऐसा नीचे झुक के जाना पड़ता था क्योंकि छत भी इतनी छोटी थी। तो ऐसे लोग भी सीए कर रहे थे। तो बिल्कुल मतलब मत डरो, आगे बढ़ो और रास्ता मिलते ही जाता है। बराबर। तो अभी आप बढ़िया कंटेंट क्रिएटर भी बन गए, सीए भी बन गए, पर आपकी शादी भी एक सीए लड़की से ही हुई है, ऐसा हमने सुना है। हाँ, तो सीए को सीए मिलना ये कॉमन है या फिर आपने ढूँढी है? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये तो लव मैरिज है। ओके। लेकिन मैं आपको एक्चुअल में बताता हूँ, मैं एक तहसील लेवल पे हूँ। हुँ, हुँ। माहेश्वरी घर का बच्चा हूँ मैं। हम लोगों को लड़की मिलने में अभी बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि किसी को भी छोटे शहर में आना नहीं है, शायद से अदर कास्ट में भी यही प्रॉब्लम है। तो मैं इतना प्रेशर में था कि भाई मेरी शादी अगर जिससे होंगी, मेरा न उसका ट्यूनिंग होगा क्या? क्योंकि आजकल जब लोगों को देखता हूँ तो इतने झगड़े, इतने कलेश, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो गोल है, हुँ, एक्चुअल में ज़िंदगी में ना मेरे को सिर्फ़ काम करना ही आता है। उसके वाह! अलावा कुछ भी नहीं आता है। किसी को स्पेशल कैसे फ़ील कराना, किसी को सरप्राइज़ेज़ देना, ये कभी मेरे को करते आया ही नहीं। ना मैं लोगों को बोलता मेरे लिए करो। तो जब ऐसी दोस्त लोगों से बात होती रहती है हुँ, ना, मैं वीडियोज़ डालते रहता था। यस। तो इसके अंदर इतनी अच्छी स्टोरी है कि मेरे एक दोस्त ने एक स्टेटस डाला। वो मेरे वाइफ़ का था कि हैप्पी बर्थडे, दीक्षा नाम है मेरे वाइफ़ का। वाह! तो मैंने बोला कि यार तेरा माहौल है, क्योंकि वो टाइम पे क्या है कोई लड़की दिख गई, तो ऐसा अपन है ना वो धूम पिक्चर नहीं था क्या कि उसके अंदर पूरी स्टोरी बना लेता कि बच्चे भी हो गए, गाड़ी भी आ गई, घर भी हो गया। तो कोई लड़की को देख के ऐसा लगता था कि यार हो इसके साथ हो सकता क्या, इसके साथ हो सकता क्या? तो उसने मुझे बोला कि लड्डा ये सीए है। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है। बोले ये नागपुर में जॉब करती है। मैंने बोला ये भी अच्छी बात है। बोले शादी करेगा क्या उससे तू? मैंने बोला यार उसको तो पूछेगा ना मेरा कचरा हो जाएगा, क्योंकि किसी को छोटे शहर में आना नहीं है और वो सीए होने के बाद में तो क्यों आएँगी वो? नहीं बोले मैं उनके परिवार को जानता हूँ, वो आएँगी, तू बोल सिर्फ बात करूँ क्या? मैंने बोला भाई कर बात। तो उसने बात किया उसके घर वालों से। उसकी मम्मी बहुत बहुत मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरी शादी 2 लोगों से हुई है। उससे भी हुई है और उसकी मम्मी से भी हुई अरे है। बाप रे! क्योंकि मैं उनसे इतना अटैच हूँ। हुँ, तो उसकी मम्मी ने सपोर्ट किया और जब हम लोगों ने बातचीत शुरू किया ना, कोरोना का टाइम था, तब काम कुछ नहीं था। तो दिन भर यही काम था बातचीत करना। तो तो मैं मेरे वाइफ से बातचीत करते रहता था और उस बातचीत में यही एनालाइज़ करता था, अभी भी मेरे पास पॉइंट लिखे हैं। मैंने लगभग 50 से 60 पॉइंट निकाले थे, व्हाट इज़ द वीकनेस, व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ। हुँ, एक काउंसलर को भी हायर किया था कि भाई हम दोनों की जोड़ी को समझ कि हम दोनों सही में चलेंगे क्या, क्योंकि मुझे डिवोर्स से बहुत डर लगता है। और आज के टाइम में तो डिवोर्स इतना हो रहा है, छोटे-छोटे चीज़ों पे तो मेरे को ऐसा लगता था कि मेरा इज़्ज़त का बहुत भाजी-पाला हो जाएगा। तो सारी चीज़ें अच्छी होती गई और मेरे दोस्त ने ये इंट्रोडक्शन कराया और एक कॉमेडी चीज़ बताता हूँ, उसी दोस्त को हुँ। मेरे वाइफ ने उसके एक फ्रेंड से मिलाया और आज शादी उसकी और उसके फ्रेंड की भी हुई और हम अरे दोनों की भी। वाह! क्या बात है। तो जैसे आपकी वाइफ़ भी सीए है, हाँ। तो हाउ शी सपोर्ट्स यू? मतलब आप भी सीए हैं। सच बताता हूँ अ, मेरी वाइफ जो मुझे सीए मिली ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भगवान का कुछ तो भी चमत्कार है, क्योंकि वो इतनी सपोर्टिव है मुझे। अभी मुझे बेबी गर्ल हुई 6 महीने की। नाइस कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू, थैंक यू। तो पूरा वर्क करती है, जब उसको 8 मंथ शुरू था तब तक के वो ऑफ़िस आती थी। ओह माय गॉड! इतना मेरे को सपोर्ट करती है और शायद से मैं आज यहाँ बैठा हूँ ना, तो वो वहाँ काम कर रही है। वाओ! दैट्स रियली स्वीट। नाइस। सर जैसे आपने हाइलाइट किया था कि आपने आर्टिकलशिप की है 2-3 साल, पर उसके बाद भी आपके पास काम नहीं था। तो ये आपने कैसे मैनेज किया है? मतलब काम कैसा लाया? किस कॉन्फिडेंस से आप लोगों के पास गए या फिर लोग आपके पास आए? इसके बारे में क्या बताएँगे?
जब हम काम शुरू करते हैं ना, तो हमको ऐसा लगता है कि हमारे सारे रिलेटिव्स को, हमारे सारे जान पहचान के लोगों को नीलो, ये लोग तो हमें 100% काम देंगे। बराबर। तो जब मैंने फर्स्ट मेरे ऑफिस का ओपनिंग किया था ना, तो उस ओपनिंग में मैंने लगभग पकड़ लो 1500 से 2000 लोगों को इनविटेशन दिया था। हुँ, लेकिन जब मैंने थर्ड ओपनिंग किया, मतलब मैंने ऑफिस का एक्सपेंशन किया था, तो उसके अंदर पकड़ के चलो आप, जितने भी जान पहचान के लोग थे ना, तो 80% लोग यहाँ नहीं थे। ओह! यहाँ सब अननोन लोग थे। तो बेसिकली बहुत स्ट्रगल जाता था काम लाने के लिए, क्योंकि मार्केट में अवेयरनेस नहीं है सीए की। बराबर। सीए का इम्पोर्टेंस उतना मार्केट में नहीं है। इम्पोर्टेंस तब लोगों को आता है जब लोगों को इनकम टैक्स की, जीएसटी की हुँ, नोटिस आती है। राइट। तब लोग डरते हैं और तब लोगों को हमने एक्शन लेते देखा है। ओके। तो मतलब आपने खुद से ही सीखा कि काम कैसा लाया जाए, लोगों तक कैसे पहुँचाया जाए। जैसे आपने अभी बताया हमें कि सीए के बारे में लोगों को पता नहीं है कि मतलब उनको ज़रूरत क्या है करके। पर मुझे ऐसा लगता है कि हर एक बिज़नेस में शायद से सीए ये काफ़ी ज़रूरी होता है। तो अभी सीए ये कॉमन पीपल के लिए क्या रोल प्ले करता है? मतलब सीए की ज़रूरत क्या है एक कॉमन इंसान को, एक कॉमन बिज़नेस को भी? इसके बारे में क्या बताएँगे? देखो, एक आम इंसान को मैं ये बताना चाहूँगा कि भारत जो चल रहा है ना, वो यस, टैक्सेस पे चल रहा है। राइट। और वो टैक्सेस पे करते हैं जो बिज़नेस या प्रोफ़ेशन या सैलरी या कोई भी ऐसा व्यापार कर रहे हैं भारत में, वो लोग टैक्सेस गवर्नमेंट को पे करते हैं। अब वो लोग टैक्सेस गवर्नमेंट को पे करते, तो सही पे करते गवर्नमेंट को पता है क्या? हुँ, कौन सही पे करना चाहेगा टैक्स? किसकी इच्छा है? बराबर है? अब गवर्नमेंट का इतना इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं है कि लोगों के पास में जा जाके अवेयरनेस करा, क्योंकि गवर्नमेंट का खुद के लफड़े बहुत ज़्यादा है। हुँ, तो फिर हम लोगों का क्या रोल आता है? हम लोगों को टैक्सेशन का नॉलेज है। हम लोग 5 से 6 साल टैक्स पढ़ते हैं और यस, उसके बाद में उसको इम्प्लीमेंटेशन के अंदर गवर्नमेंट को हेल्प हो जाती है हमारी। हम बराबर। प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, यस, गवर्नमेंट हायरिंग बॉडी नहीं है हमारी। हमारी इंस्टीट्यूट पार्लियामेंट में एक्ट हमारे इंस्टीट्यूट का पास हुआ है। यस, तो जैसे मैंने बताया कि टैक्स पे पूरा भारत चल रहा है। एक्चुअली। अब आम जनता जो रहता है ना, तो आपको आपके इनकम पर टैक्स देना पड़ता है। हुँ, अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये डाउट है कि इनकम मतलब क्या? हुँ, आम भाषा में इनकम, अब आप आरजे हो, यस, आपको सैलरी मिलती होंगी, तो यस, ये आपकी इनकम है। मैं एक सीए हूँ, तो मैं प्रोफेशनल हूँ, तो मुझे मेरी इनकम है। डॉक्टर पेशेंट को चेक करता है, वो इनकम अर्न करता है। लेकिन ये हमारा सेल है, हुँ, ये हमारा टर्नओवर है जो हमें मिलता है। एक्चुअली। टर्नओवर में से हमको कुछ खर्चे हैं। सैलरी में से वैसे कोई खर्चे ज़्यादा गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती है, लेकिन जो एक बिज़नेस करता है ना, प्रोफ़ेशन या बिज़नेस, हुँ, उनमें से गवर्नमेंट कुछ खर्चे आपको अलाउ करता है कि आप उसमें से खर्चे लेस करो। हमारे को आपके पूरे इनकम पर टैक्स नहीं होना, आपके नेट प्रॉफ़िट पे टैक्स होना। तो आपके अकाउंट में जो पैसा आ रहा है या आप जो भी अर्न कर रहे हो, उसमें से आपके खर्चे जो माइनस होंगे, उसके ऊपर भारत सरकार आपको इनकम टैक्स लगाती है ओह! और वो इनकम टैक्स आपसे लेती है। इनकम टैक्स कैलकुलेशन के स्लैब से अलग-अलग। तो एक्चुअली, स्लैब से इनकम टैक्स गवर्नमेंट को जाता है। अब गवर्नमेंट के नज़र में तो ये सारा काम एक आम इंसान ने करने को ना, टैक्स भरने का। लेकिन बराबर। आम जनता को जमता नहीं, बहुत सारा कॉम्प्लेक्शन है ये सब हुँ, चीज़ों में, कॉम्प्लेक्सिटी है ये सब चीज़ों में। राइट। तो हर साल आपने सुना होगा फाइनेंस एक्ट आता है। हुँ, 60 से 70 अमेंडमेंट आती है हर साल फाइनेंस एक्ट में। अमेंडमेंट का अर्थ है चेंजेस। हाँ, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में भारत में आया था। उसके बाद में अभी रिसेंट में इनकम टैक्स एक्ट 2025 पास हुआ है। एक्चुअली। तो सर अभी ये जो एक्ट पास मतलब हमारा 2025 का बजट आया हुआ है, तो इसमें टैक्सेस की क्या वैल्यू है? और कॉमन पीपल को किस तरह के टैक्स स्लैब अभी फ़िलहाल देखने को मिल रहे हैं? सबसे ज़्यादा बेनिफिट गवर्नमेंट ने ये बार पास किया है। हाँ। हिस्ट्री में कभी इतनी बेनिफिट पास नहीं हुआ है। माय गॉड! आपको पता है, आपकी इनकम अगर 12 लाख रुपए तक के है, तो हुँ, आपको ₹0 टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को। और मैंने यस, थोड़े देर पहले ही बताया इनकम का मीनिंग क्या है। यस, आपका सेल माइनस आपके खर्चे, सर। जो नेट प्रॉफिट है वो आपकी इनकम है। हुँ, तो 12 लाख रुपए तक के आपको टैक्स नहीं आता है। एक्चुअली तो ओवरऑल यही है कि सीए की वैल्यू हर एक इंसान ने समझनी चाहिए क्योंकि हर एक बिज़नेस में, छोटे-मोटे बिज़नेस में भी सीए ये ज़रूरी है। तो सर जैसे अभी आपने हमें बजट 2025 के बारे में बताया,
तो कॉमन पीपल को ऐसे क्या 4 से 5 टैक्सेस या फिर आपके हिसाब से कौन से टैक्सेस पता रहने चाहिए? और जो लोग गलती करते हैं मतलब जिन्हें पता ही नहीं होता, अवेयर ही नहीं होते, जैसे आप भी सब कुछ समझाया आपने, तो ऐसी कौन-सी चीज़ें आप बताना चाहेंगे? देखो, सबसे पहले तो मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा कि हर बिज़नेसमैन या हर इंसान पैसा कमाने के लिए कुछ कर रहा है। यस। उसको घर चलाना है तो पैसा कमाना है। तो वो पैसा जो वो कमा रहा है ना, वो कमाई के ऊपर के कैलकुलेशंस उसको समझना चाहिए। हुँ, कुछ स्लैब्स है। ऐसा पहला स्लैब ये आता है कि आपको मैंने बोला 12 लाख रुपए तक के टैक्स नहीं है। हुँ, अब लोग गलती क्या करते हैं? लोग इतना ज़्यादा प्रॉफिट शो करते हैं 12-12 लाख तक के, लेकिन उनके अकाउंट में पैसा आता है 30 लाख, 35 लाख के आसपास। हुँ। कोई प्रोफेशनल इंसान है। तो एक और कायदा पिक्चर में आ जाता है। ये तो रही इनकम टैक्स की बात कि इनकम टैक्स काय पे लगता है। राइट। अब एक पिक्चर में कायदा आता है जिसको बोलते हैं जीएसटी। हुँ, अब जीएसटी ऐसी चीज है कि जीएसटी भारत में सबको लागू है, कुछ चीजें छोड़ के। पेट्रोल को लागू नहीं है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है उसको लागू नहीं है। बाकी पकड़ लो, 95% चीजों में जीएसटी लागू है। हुँ, अब जीएसटी का बेसिकली क्या है? जीएसटी, मैंने आपको बोला, टैक्सेस पे भारत चलता, डिफरेंट यस। डिफरेंट टाइप के टैक्सेस है। एसटीटी है, जीएसटी है, इनकम टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, बहुत अलग अलग टाइप के टैक्स है। स्टैम्प ड्यूटी है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस है, प्रॉपर्टी का अपन हुँ, लेन देन हुँ, करते हैं। तो अब जीएसटी पिक्चर में आ जाता है। तो जीएसटी क्या बोलता है कि अगर आपका टर्नओवर, अगर आप प्रोफेशन हो, तो अब इसके अंदर टर्नओवर देखना है। हुँ, टर्नओवर मतलब जितना पैसा आया। यस। यहाँ मैं नेट प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूँ। तो अगर आपका टर्नओवर 20 लाख के ऊपर जाता है तो आपको जीएसटी लेना जरूरी है। अगर आप सर्विस सेक्टर में हो, राइट। अगर आप गुड्स के सेक्टर में हो, ये माइक एक गुड्स है, मोबाइल एक गुड्स है, वॉच एक गुड्स है, तो ये सेक्टर में आपको लिमिट अब 40 लाख हो जाती है। ओके, हाँ। तो लोग अब गलती क्या करते हैं? लोगों को है ना एक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ता है। जैसा मैंने बोला कि लोगों को इनकम पे टैक्स भरना पड़ता है, तो वो टैक्स भरना पड़ता है आईटीआर के रूप में। आईटीआर एक फाइल हुँ, फॉर्म करना पड़ता है गवर्नमेंट को। आईटीआर एक ऐसा रिटर्न है जो गवर्नमेंट को हमें फाइल करना पड़ता है। अब आईटीआर में हम हमारी इनकम की डिटेल्स देते हैं कि सर हमारी ये इनकम है, हमारा ये बिजनेस है, हमारे बैंक को हमने टैली कर लिया, हमारे सारे इन्वेस्टमेंट को हमने टैली कर लिया, हमारी जो इनकम है हम ट्रू एंड करेक्ट शो कर रहे हैं। बराबर है? अब लोग गलती क्या करते हैं कि आईटीआर भर देते हैं, लेकिन जीएसटी का टेक केयर ही नहीं करते। यस। जीएसटी का टेक केयर अगर नहीं करेंगे ना, तो ऑफिसर आपको कभी भी नोटिस दे सकता है। अभी तो जनरली आप देखो, ऑफिसर रोड पे घूमते हैं हुँ, और बिजनेस को देख के जज करते हैं कि इनका टर्नओवर कितना हो सकता है। ओह माय गॉड! तो उनको समझ जाता है कि यार दिन दिन का इसका 1-1 लाख का गल्ला हो रहा है, तो ये क्यों जीएसटी नहीं ले रहा है। हुँ, और आपको एक और चीज बताऊं कि जो व्यक्ति का जीएसटी नंबर रहता है ना, उसको जीएसटी बोर्ड पे बाहर हाईलाइट करना पड़ता है यस, कि ये यस। जीएसटी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है। और सर अगर ये नहीं करते हैं तो क्या फाइन बैठ सकते हैं? अरे ऑफिसर बेस्ड जजमेंट असेसमेंट कर देता। हुँ, बेस्ड जजमेंट असेसमेंट मतलब जैसा मेरे को सही लगता है आपकी इनकम, आपके पास से कोई एक्सप्लेनेशन नहीं लेंगे। ओह माय गॉड! फिर आपको लड़ना है, आपको लिटिगेशन में जाना है, हुँ, आपको गवर्नमेंट से कोर्ट में जाना है, ट्रिब्यूनल में जाना है। तो आपके पास में इतनी क्षमता है क्या जाने की? तो यस। सिंपल मैं आपको बोलता हूँ, आप जिस पे भी भरोसा करते हो, जो भी प्रोफेशनल पे भरोसा करते हो, वो प्रोफेशनल के पास में जाओ, उसको अपना व्यापार बताओ। आप क्यों चीज़ों को याद कर रहे हो? आप क्यों लिमिट्स को याद करना चाहते हो? अरे वो प्रोफेशनल है ना, 2 पैसा खर्चा करो ना। एक राइट। बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर ने एक चीज़ कही थी कि एंटरप्रेन्योर शुड बी सुपर लेज़ी, हुँ, ताकि वो लोगों से काम करवा सके। तो ठीक है ना, आप एंटरप्रेन्योर अगर खुद को नहीं समझ रहे, आप थोड़े से पैसों पे सीए हायर कर सकते हो। बड़े-बड़े कंपनियों में तो अकाउंट डिपार्टमेंट सेपरेट रहता है, वो इन हाउस सीए को हायर करते हैं। अभी तो आपको हर सिटी में सीए की अवेलेबिलिटी हो गई है। इंडिया में आपको पता है कितने सीए आज? कितने सर? 4 लाख। माय गॉड! 150 करोड़ की जनता में 4 लाख सीए है। सही है। माय गॉड! तो मतलब ये बहुत ही सीधी बात है कि सीए ये काफ़ी ज़रूरी है हर किसी के लाइफ में और स्पेशली जो लोग बिज़नेस में है, जो लोग कुछ अलग कर रहे हैं, उनको तो एक क्या कह सकते हैं हम सही दिशा में अगर जाना है, अपने पैसे बचाने हैं बेसिकली तो सीए इज़ नेसेसरी, राइट। तो सर हम बजट के बारे में ऐसी कौन-सी चीज़ें आप हाइलाइट करना चाहेंगे और कॉमन पीपल के लिए जो हमें ज़रूरत पड़ सकती है जिन चीज़ों की? सबसे मेरा फेवरेट चेंज जो बजट में हुआ, हुँ, वो हुआ प्रीवियस ईयर और फाइनेंशियल ईयर। ओके।
जैसा अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से होंगे, लोगों को पता है फाइनेंशियल ईयर मतलब जो अप्रैल से मार्च चलता बराबर। भारत में फाइनेंशियल ईयर वाइज आईटीआर जाता। हुँ, तो बहुत सारा कंफ्यूजन रहता था क्योंकि एक इनकम टैक्स में दो कंसेप्ट थे, फाइनेंशियल ईयर भी था और असेसमेंट ईयर भी था। हुँ, अब आईटीआर जब हम फाइल करते हैं ना तो उसके ऊपर असेसमेंट ईयर लिख के आता है। तो मान के चलो फाइनेंशियल ईयर अगर 24-25 है तो उसका असेसमेंट ईयर हमेशा एक साल आगे का रहता है, 25-26। ओह! तो जब हम लोग क्लाइंट को फोन लगाते हैं कि भाई तेरा 25-26 के आईटीआर की डेट आ गई है, तो वो बोलता है कि सर 25-26 तो इस पे लिखे हुआ है, तो ये तो फाइल है। तो 1961 से आज तक के भारत में कंफ्यूजन क्लियर नहीं हो पाया। बहुत सारे बैंक ये गलती करते हैं फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर। तो नाइस। इस एक्ट में एक नई चीज इंट्रोड्यूस हुई है जिसको बोलते हैं टैक्स ईयर। ओके, एक ही शब्द, टैक्स ईयर। टैक्स ईयर, टैक्स ईयर 24-25, टैक्स ईयर 25-26। दैट्स इट। नो फाइनेंशियल ईयर, नो असेसमेंट ईयर। राइट। एक और चेंज बहुत अच्छा आया है इस बजट में। इनकम टैक्स में सेक्शन, क्लॉज, सबसेक्शन, प्रोविजो, एक्सप्लेनेशन, सब एक्सप्लेनेशन, इतने सारा, इतना कॉम्प्लेक्स था कि अगर आप सीए को भी पढ़ने लगोगे ना तो अभी डर लगता है। पढ़ाई के टाइम पे तो पढ़ लिया हमने, लेकिन अभी भी डर यस। लगता है। तो मान के चलो कि सारे सेक्शन ये एक्ट में आधे हुए हैं। मतलब बेसिकली रिस्ट्रक्चर किया गवर्नमेंट ने सारे सेक्शंस को, हुँ, सारे रूल्स को, सारे रूल्स के नंबर बदल दिए, सारे सेक्शन के नंबर बदल दिए। तो ये एक चेंज हुआ। राइट। उसके बाद में सेक्शन कम हो गए, मैंने बोला आपको। हुँ, हुँ, उसके हुँ। बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट, व्हाट्सएप बहुत यूज करते होंगे आप, हर कोई आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। जी, इंस्टाग्राम भी यूज करते होंगे। जी। भारत सरकार ने ये भी चीज अब कानून में ले लिया है। हुँ, आपके व्हाट्सएप चैट, आपके इंस्टाग्राम, आपके सोशल मीडिया को भी वो ट्रैक करके आपका इनकम का अंदाजा लगा सकते हैं। ओह! एक क्लाइंट है, उसको पता है कि भारत मतलब नोटिस आई थी तो डिपार्टमेंट ने क्या मांगा, था, तेरा पर्सनल खर्चा कितना है, तू सलून में कितने पैसे देता, तू किराना कितने रुपए का लाता, ये भी उसको हिसाब पूछा। बराबर। क्यों पूछा होगा? उसका नेट प्रॉफ़िट निकालने। उसने एक गलती किया था। अच्छा, उसने इनकम टैक्स रिटर्न में शो किया प्रॉफिट 7 लाख रुपए, हाँ, हाँ, बराबर है, और उसका क्रेडिट कार्ड से स्पेंडिंग था 10 लाख रुपए का। फँस गया। तो एक चीज समझ लो, इतनी सारी रिपोर्टिंग गवर्नमेंट को हो रही है आपके पैन से लिंक। आप कहीं पर भी क्रेडिट कार्ड लेते हो, म्यूचुअल फंड लेते हो, पॉलिसी लेते हो, बैंक अकाउंट ओपन करते हो, आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो, आप प्रॉपर्टी खरीदते हो, आप कुछ भी करते हो, फाइनेंशियल प्रोडक्ट में डीलिंग करते हो, सबकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को होती है। राइट। और आपका पैन अगर आप मुझे दोगे ना, मैं आपकी अभी 2 मिनट में कुंडली बता सकता हूँ कि आपके बैंक कितने हैं, आप हाँ, कितना म्यूचुअल फंड परचेस करते हो, आप कितनी प्रॉपर्टी परचेस कर सकते हो। तो लोगों को ये पता ही नहीं है। हुँ, तो लोगों को ऐसा लगता है कि जो वो कर रहे हैं वो उनको खुद को पता है, हुँ, लेकिन वो गलत है। तो इसलिए ना हर साल एक बार आपके पैन पे क्या दिख रहा है वो सीए से रिव्यू कराना जरूरी है। इतने फ्रॉड होते हैं, इतने फ्रॉड होते हैं, मतलब आपके नाम पे फर्जी कंपनियां बन जाती है। राइट। तो आपके नाम पे ये सब नहीं हो रहा है क्या, ये चेक करने के लिए एटलीस्ट आपका पोर्टल तो भी एक बार सीए से चेक करवाओ। यस, तो अभी आपने हमारे लिसनर्स को, हमारे दर्शकों को बताया ही है, तो मुझे लगता है कि ज़रूर से अभी ये चीज़ एक बार दिमाग में आ जाती है, तो हम थोड़ा कॉन्शियसली काम करते हैं। तो मैं तो पहले चेक करवाने वाली हूँ कि ऐसा कुछ है क्या करके। आपका पैन कार्ड मुझे दे देना आपने। जी, ज़रूर। सर जैसे आपने बताया कि आपकी आर्टिकलशिप आपने काफ़ी सो-सो करी है, मतलब 2-3 साल की जो होती है और सीए के लाइफ में तो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है उसका। तो अ फिर काम कैसे हुआ आपका? आपने काम कैसे सीखा और काम को कैसे आगे बढ़ाया? मतलब आज आपका काम जो इतना अच्छा चल रहा है, वो कैसे? अ, अभी जब मैं कंटेंट डालता हूँ ना, तो यस, कंटेंट को मैं दो फॉर्मेट में डाल रहा हूँ। राइट। एक फॉर्मेट में टैक्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डालता हुँ, और एक मेरी लाइफ लर्निंग्स, कि हुँ, मैं क्या फील करता लाइफ को। तो मुझे ना बहुत नए सीए के मैसेज आते हुँ, कि कैसे बिजनेस को बढ़ाना, हुँ, आपने कैसे बढ़ाया, आप इतने छोटे जगह पे हो। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप है ना काम शुरू कर दो, नहीं भी आते रहा ना, आप शुरू कर दो। बराबर। क्योंकि अगर आप शुरू नहीं करोगे ना, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा गलत होगा ना। अरे आपने शुरुआत ही नहीं की, तो आपको समझेगा कैसे? आपको एक एग्ज़ाम्पल बताऊँ कि एक क्लाइंट का मुझे फ़ोन आया एक बार स्टार्टिंग में कि हुँ, हुँ, अक्षय मुझे एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना बनाना है। तो मुझे तो कभी बनाया नहीं था मैंने। तो मैं एकदम डर गया कि क्या-क्या सवाल पूछेगा। तो हुँ, मैंने उसको जानबूझ के बोला कि मैं अभी बिज़ी हूँ, आपको 2 घंटे बाद मिलता हूँ। हुँ, और उसको बोला 2 घंटे बाद आओ। मैंने 2 घंटे पहले पढ़ा,
कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या रहता क्या है। है? सीए बनने के बाद में मैंने एक 7 महीने एक जगह जॉब किया। राइट। मुझे वहां से ऐसा पकड़ लो आप, रेवेन्यू कुछ भी नहीं मिला। अभी लोगों को अपना टाइम देना ही नहीं है, हुँ, तुरंत पैसा होना। अरे क्यों, पहले अपने आप को बनाओ तो सही ना। पैसा चेज मत करो, वो बाय प्रोडक्ट है। आएगा। आप आपकी क्षमता बढ़ाओ ना, कैपेसिटी बढ़ाओ ना। तो 7 महीने मैंने ऐसे जगह काम किया कि वहां से मुझे कुछ रेवेन्यू नहीं मिला, लेकिन वहां से मेरे को मिला कॉन्फिडेंस। हुँ, क्योंकि वो टाइम पे जो मैंने काम किया ना, देख के सीख के इधर उधर बात करके बुक्स पढ़ के करते गया करते गया करते गया होते गया। राइट। देखो सारा चीज एक प्रोसीजर है। हुँ, तो वहां से मुझे मिला कॉन्फिडेंस कि नहीं मैं कर सकता कुछ भी आया तो। राइट। फिर जब काम करने एक्चुअल में बैठा ना, तो बहुत लोग, पकड़ लो, ऑफिस के बाहर ऐसा खड़ा रहता था मैं, तो लोग जाते थे, तो लोगों को मैं बोलता था अरे तुम्हारा आधार पैन दिखाओ। हुँ, हुँ। आपको पता है भारत में आधार पैन लिंक होना बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट ये कंप्लायंस है, येस। लोगों का हुआ ही नहीं है। अभी भी पकड़ लो 60 करोड़ लोगों का ही हुआ है 150 करोड़ में। माय गॉड! आधी जनता बाकी है। हाँ, तो लोगों को बोलता था अरे आधार पैन आपका अलग अलग है, अरे आओ आओ बैठो बैठो। हुँ, उनके लिए एसी लगाता था, उनको बोलता था कि चाय बोलूं चाय। तो उनका जब मुझे समझ जाता था कि पैन में करा भी है, तो मैं एक पैन एप्लीकेशन करता था। तो पैन एप्लीकेशन की चलान लगभग 106 रुपए की होती है, तो मैं 300 रुपये लेता था। हुँ। तो मेरे को लगता था भाई पैसे कम। तो काम छोटा हो कि बड़ा हो, देखो शुरुआत में चॉइस मत करो कि नहीं येस। मेरा ये इंटरेस्ट है, मेरा ये इंटरेस्ट है। अरे भाई करना शुरू कर दो, करना शुरू कर दो। सीए करना भी मेरा इंटरेस्ट नहीं था, करते गए ना, हो गया। येस। तो आपने अगर करना शुरू कर दिया ना, तो आपके भगवान ने आपकी धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ाता। मेरे पास में पकड़ के चलो, पहले ईयर में इनकम टैक्स रिटर्न मैंने आपको बताया फाइल करना, हुँ, 14 आईटीआर थे। 14 आईटीआर भी डेडलाइन के अंदर फाइल नहीं हुए। फिर सेकेंड ईयर 50 आईटीआर, वो भी नहीं है। हुँ। थर्ड ईयर 250, फोर्थ ईयर 500, फिफ्थ ईयर 750 आणि सिक्स्थ ईयर 850। माय गॉड! तो भगवान आपकी धीरे धीरे लिमिट बढ़ाता है। बस आपको चाहिए कंसिस्टेंसी और खुद में हौसला। और खुद पे भरोसा होना। बस। आप लोग क्या करते हो, आजू बाजू के लोगों को बोलते हो कि मुझे मेंटरशिप करो। अरे हुँ, क्यों? अरे भाई तू कृष्ण है तेरे अंदर बैठा, तू अर्जुन है। तू अपने आप को पूछ कि तेरे अंदर मैं क्या करूं। देखो आवाज आती, अभी आपको मैं बोलता हूँ कि मुझे कान के नीचे मारो, मारेंगे क्या? नहीं मारेंगे नहीं ना। भाई, क्यों? आपके अंदर से आवाज है कि नहीं ये मैं नहीं करूंगी। क्योंकि ये मैं खुद चाहती। अंदर से आवाज आती है। हुँ, तो आप लोग है ना, एक पर्सन मेरे लाइफ में एक बार आया था, मैंने उसको बोला कि सर भैया कुछ भी मैनेज नहीं हो रहा, हुँ, फोल्डर कहीं पर भी सेव हो जा रहे, नेटवर्क नहीं चल रहा, कंप्यूटर नहीं चल रहा। तो मैंने बोला कि मैं कहीं जाता सीनियर के पास में सीख के आता। हुँ। तो उसने मुझे इतनी अच्छी चीज बोली, अच्छा वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं है, लेकिन भगवान किस रूप में आता और आपको सिखा देता। जीता जागता एग्जाम्पल हूं मैं। उसने बोला लड्डा जी आप किसके पास में जाएंगे तो उसके जैसा बन के आएंगे, आपको आपका रास्ता खुद को बनाना है। तो मुझे ऐसा लगता था अगर मैं कुछ सीखूंगा तो ही कर पाऊंगा। लोगों को, आधे लोगों को ये लगता सीख के ही करूंगा। अरे नहीं भाई, तू खुद पे भरोसा कर, सीख के मत कर। तेरे मन को क्या भाता वो कर। मैं मेरे ऑफिस में इतने सारे टूल यूज करता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ कि मेरे एज के कोई व्यक्ति ने इतने सारे टूल यूज करना। पर मैं इन्वेस्ट करता हूँ, क्यों? इतने बड़े लोगों को तो मैं हायर नहीं कर सकता, राइट। मैं बड़ा ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं बना सकता। तो इन्होंने बेचारों ने टूल बनाए हुए, तो भरोसा करो ना। 5,000 10,000 का हम लोग खर्चा करने को देखते हैं स्टार्टिंग में, हुँ, और हम बोलते हैं हमारा व्यापार बढ़ने को ना। अरे भाजीपाला अगर बेचना है ना, तो भाजीपाला लेके बैठना पड़ेगा, अरे! तभी लोग खरीदने को आएंगे। तुम बोल रहे कि भाजीपाला लोग ऑर्डर करेंगे, अरे भाई कौन से जमाने में जी रहे हैं, लोगों को पता ही नहीं। बिल्कुल सही। तो वो इंसान ने जब मुझे बोला ना कि खुद पे भरोसा कर, तू जो रास्ता सोचेगा वही सही है, तो वो दिन से मैंने पकड़ लिया। मैं सच्ची बता रहा, 5 साल हो गए, मैं किसी को सलाह नहीं पूछता। खुद का वे खुद ही फाइंड। बस सिंपल है मेरा प्रिंसिपल, करके पछताओ। सीखने मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा तो। हाँ, राइट। लोग टू मच एनालिसिस इक्वल टू पैरालिसिस कर डालते। हुँ, अरे भाई आधा दिमाग यूज करो और बस आगे बढ़ो। बराबर। हम्म, तो सर अभी आपका ये पूरा सीए का जर्नी हो गया और हमने सुना है कि सीए अभी 5 साल हो चुके हैं और आपके पास क्लाइंट्स भी काफ़ी है। तो पर आप इन्वेस्टमेंट की तरफ भी बढ़ रहे हैं। हाँ। ये काफ़ी एक्साइटिंग लगा मुझे जब मैंने
आपके डिस्क्रिप्शन में पढ़ा था कि आप अभी इन्वेस्टमेंट में भी ध्यान देते हैं करके, तो वो कैसा? जैसा मैंने आपको क्या बोला कि हमारे अंदर कृष्ण है हुँ, और वो हमें रास्ता देते जाता। हुँ, एक बार ऐसे ही मन में थॉट आया कि अब हमें इसके साथ में दूसरा भी काम शुरू करना है। एक्चुअली क्या है, सीए सीओपी के साथ में काम करता है, साइनिंग अथॉरिटी। अच्छा। अब मेरी वाइफ भी सीए, मैं भी सीए हूँ। हुँ, हुँ, तो मैंने मेरी साइनिंग अथॉरिटी सरेंडर किया है, ओह! जस्ट बिकॉज़ वो बिज़नेस करने के लिए, क्योंकि प्रोफेशनल एथिक्स बीच में आ जाता है। अरे बाप रे! बराबर है? रिस्क। हाँ, तो मैंने बोल्ड डिसीजन लिया। लोग बोल्ड डिसीजन लेना ही नहीं चाहते। हुँ, बोल्ड डिसीजन लिया कि मेरे को ये काम शुरू करना है, क्योंकि इतना मिस सेलिंग हो रहा है मार्केट में चीज़ों का, लोगों को कुछ भी नहीं आता, मैं सच्ची बता रहा। सिटी के लोगों को लगता होगा कि बहुत सारी चीज़ें उनको समझती है। आज भारत ऐसे सिचुएशन में है, भारत में लोगों को कुछ भी नहीं समझता। हुँ, आज मैं 15 करोड़ का लोगों का फंड मैनेज कर रहा हूँ, जितने भी लोग हैं ना वो सब थम्स अप है, ध्यान नहीं देते ये सब चीज़ों पे। अबाउट इन्वेस्टमेंट। यस, हुँ, लोग एफडी में पैसा लगा रहे हैं। हाँ, एफडी में पैसा लगाने के बाद में आपके भी माता-पिता ने लगाओ, अरे मेरे माता-पिता ने लगाए हुए हैं। मैं उनको नहीं समझा पा रहा हूँ। एक चीज़ कि भारत में कुछ तो भी चीज़ें इन्फ्लेशन, अच्छा ये लोग गलत नहीं है। हुँ, हुँ, मैं ऐसा सोचता, पहले मुझे ये चीज़ गलत लगती थी कि जो एफडी में पैसा लगाता मुझे लगता था ये मेरा दुश्मन है, क्योंकि मेरे को बिज़नेस नहीं दे रहा ना, मेरा लॉस हो हुँ, रहा। हुँ, हुँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता। मैं क्या सोचता, इसने एफडी में पैसा लगाया, बैंक को पैसा मिला, बैंक ने वो पैसा लोन में बाँटा, लोन बँटने के कारण बिज़नेस चल रहा है, बिज़नेस चलने के कारण टैक्सेशन हो रहा है, टैक्सेशन के कारण हम लोग चल रहे। देखो ये सब भगवान की रचना है। कोई साइकिल, एफडी बना रहा तो सब सही कर रहा। मैं बोलता ज़िंदगी में हर चीज़ सही है, राइट। हर चीज़ सही है। तो एफडी भी सही है, सब सही है। लेकिन हम लोग क्या अवेयरनेस कर रहे हैं, हम लोग फैला रहे हैं कि आप लोग एक कैलकुलेशन तो करो। आप आपका असेट एलोकेशन तो सुधारो। ठीक है ना, एफडी करो ना, 50% एफडी करो, 50% तो थोड़ा-सा एलोकेशन बदलो। हुँ, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करो। म्यूचुअल फंड आज भारत में इतने तेज़ी से बढ़ रहा है कि सालाना एवरेज इसके अंदर 25% की ग्रोथ हो रही है। माय गॉड! और आपको पता है इसके अंदर टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है आज? 80 लाख करोड़। क्रेज़ी जो इंडिया का टारगेट 2030 में था, इंडिया ने अभी अचीव कर हुआ है। कर लिया। तो ऐसी कौन-सी बातें हैं जो कॉमन पीपल ने ध्यान में रखनी चाहिए इन्वेस्टमेंट करते वक़्त? इसके बारे में क्या बताएँगे? कॉमन पीपल ने सबसे पहले तो भरोसा करना चाहिए। हुँ, मैं हर कोई भी इंसान मेरे पास में आता ना कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएँगे तो ज़ीरो हो जाते हैं। मैं ना किसी को कभी मेरा ओपिनियन देता ही नहीं कि पैसे का क्या होगा। मैं उसको डायरेक्ट क्या खोलता, सेंसेक्स निफ्टी का चार्ट ओपन करता, ये एक इंडाइसेस है। उसको बोलता ये चार्ट देख, राइट। ये कैसा चार्ट दिख रहा है? तो उनको चार्ट दिखता है पहले ऐसा फ्लैट, बाद में ऐसा ऊपर, 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 नीचे, नीचे, ऊपर, 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 ऊपर. दादा हे तर वाढणारच आहे म्हणे. हुँ। तर मी म्हटलं तुम्हीच सांगत आहे वाढणार आहे. मी तर बोललो भी नहीं. बरोबर। तो जब ये लगता है बढ़ना है, अरे क्या है म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड सिंपल ये है, एक कंपनियों में पैसा लगता है। हुँ, कंपनियों में कौन से कंपनियों में पैसा लगता है कि जो कंपनियां कुछ प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं। राइट, भारत में कंजम्पशन रुक सकता है क्या? आज हम बिल्कुल। यहाँ बैठे, इलेक्ट्रिसिटी का यूज रुक सकता है क्या? हुँ, ये लाइट्स का यूज रुक सकता है क्या? ये एसी का यूज रुक सकता है क्या? जब कंजम्पशन नहीं रुक सकता, भारत का जीडीपी, जीडीपी मतलब क्या है, हर साल भारत इतना प्रोडक्शन बढ़ा रही है, इतनी ग्रोथ हो रही है भारत में प्रोडक्शन और सर्विसेज में। तो जब हर साल जीडीपी बढ़ रही है तो कंजम्पशन बढ़ रहा है, कंजम्पशन बढ़ रहा है तो प्रॉफिटेबिलिटी कंपनियों की बढ़ रही है, प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की बढ़ रही है तो ऑटोमेटिकली उसके शेयर प्राइस बढ़ रहे हैं, हुँ, शेयर प्राइस बढ़ रहे हैं तो म्यूचुअल फंड बढ़ रहे हैं। बराबर। और आपको लगता है कि बैंक में आपका पैसा सेफ है, अरे आपको पता है बैंक में पैसा कितने रुपए तक के सेफ है, चलो मुझे बताओ। नहीं। नहीं पता। कितना अमाउंट मतलब कितना भी रख सकते हैं शायद हम? आप बैंक में कितना भी रख सकते हो लेकिन सेफ कितने रुपए, अगर आपकी कल जाके बैंक डूब गई हाँ, तो कितने रुपए तक के सेफ है बताओ? उसका 50% मिलेगा? 5 लाख रुपए सिर्फ़? सिर्फ। अगर आपने 1 करोड़ डाले ना बैंक में, हाँ, अगर बैंक डूब गई ना तो सिर्फ 5 लाख रुपए। माय गॉड! देखिए ये कॉमन मतलब मुझे भी नहीं पता है अब तक। मैं यही तो बोल हम रहा क्या हूँ, एक्सपेक्टेशंस मैं यही बोल रहा हूँ। एक्चुअली लोगों का प्रॉब्लम क्या है, लोग अगर थोड़े से पैसे कमाना शुरू कर देते हैं हुँ। ना, तो लोगों को ये लगता है कि हम ही होशियार हैं। सर पर मुझे ऐसा लगता है ना कि ये लैक ऑफ नॉलेज भी है कि हमारी सरकार भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स नहीं अवेलेबल करके दे रही है शायद से कि कॉमन लोगों को समझे क्योंकि अभी की जो जनरेशन है शायद वो ज़रा ध्यान देने लगी है कि इन्वेस्टमेंट प्लान्स क्या होने चाहिए। हमारे पेरेंट्स के वक्त या फिर अब तक भी बोलिए ऐसा ही है कि जो बताते आ रहे हैं हम वही चल रहे हैं और काफ़ी पुरानी प्रैक्टिसेस चल रही है।
तो शायद से ये भी एक इम्पैक्ट हो सकता है कि एफडी कर रहे हैं लोग, म्यूचुअल फंड्स की तरफ जाने में उन्हें डर लगता है। अभी आपने बोला कि गवर्नमेंट ऐसे प्लेटफॉर्म रेडी नहीं कर रहा। हाँ। आपको एक चीज बताओ, हुँ, म्यूचुअल फंड ये रेगुलेटेड प्रोडक्ट है गवर्नमेंट का। हुँ। इसको सेबी रेगुलेट करता है। ओह! सेबी एक गवर्नमेंट की बॉडी है। राइट। मतलब कोई भी स्कीम बनती, कोई भी, अच्छा म्यूचुअल फंड के धंधा करने वाले लोग कितने भारत में आपको पता है? मात्र 44। अरे बाप रे! 1963 से आई हुई इंडस्ट्री में अभी तक के सिर्फ 44 प्लेयर है। माय गॉड! किसी को भी लाइसेंस नहीं मिलता। बहुत ज्यादा डिस्क्लोजर्स, बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने के बाद लाइसेंस मिलता है, और वो लाइसेंस गवर्नमेंट इशू करता है। हुँ, तो गवर्नमेंट को है ना आपको रियल टाइम ऑडिट कराना पड़ता है आपका, राइट। और वो ऑडिट होने के बाद में आपका पैसा ऐसी जगह पे वो लोग इन्वेस्ट करता है। गवर्नमेंट रूल बनाता है कि आप इस कंपनी में पैसा नहीं लगा सकते, क्योंकि इसके अंदर पब्लिक का पैसा है। कल जाके अगर पैसा डूब गया तो ये इकोनॉमी पे बहुत भारी असर लाएगा। अभी आप देख रहे होंगे जियो पॉलिटिकल वॉर चल रहा है हर जगह पे, शेयर मार्केट गिर रहा है। कल ही एक पर्सन आहे मेरे पास, दादा म्हणे माझा मुलगा म्हणत आहे की बाबा पैसे काढा. तर मैं उसको बोला, मैं ऍक्च्युअली मैं क्रॉस नहीं करता. हुँ, हुँ। मैं बोला बरं काढून घेऊ, पण तुम्ही काही सांगायचे सल्ला तर द्या. हुँ, हुँ। तर मैं उसको बोला की बाळाला जन्माला आणायचं आहे, तर कुठं जासान? तर म्हणे डॉक्टरकडे. तुमच्या मुलाला विचारसान काय? पण का त्याला कोण विचारू? म्हटलं जर मग हा इन्व्हेस्टमेंट आहे, तर एक वेळा सल्ला तर घ्या की काय करायचं आहे. तुम्ही डायरेक्ट निर्णय घेताय की मुलाला वाटत आहे म्हणून मी हे काढत आहे. तो मैंने मग काय? फिर मैंने डायरेक्ट वही चार्ट निकाला, सिंपल है, मैं ज्यादा अच्छा, मैथ्स में जाता ही नहीं हूँ, तूच बता क्या होगा. राइट. हे तर टाक्याचं अपॉर्च्युनिटी आहे. हे तर असं अपॉर्च्युनिटी तर 4 वर्षात एकच वेळा येऊ राहिलं. मी म्हटलं मग. बरोबर. तो लोगों को आइडिया नहीं, लोगों को लग रहा 5 महीने पैसा डाला अभी रिटर्न दिखने को ना। अरे म्यूचुअल फंड में टाइम लगता है, हुँ, टाइम दो और भूल जाओ। मेरे एक कस्टमर है, मैं एक्चुअल बताता हूँ, म्यूचुअल फंड में 2 तरीके के लोग पैसा कमा सकते हैं। हुँ। एक जो मर गए, एक जो भूल गए। ओह! एक क्लाइंट है, वो क्लाइंट ने भूल गए कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, तो उनको एक इनकम टैक्स की नोटिस आई। तो मेरे पास आए, तो मैंने देखा यार आपके नाम पे कुछ म्यूचुअल फंड दिख रहे हैं। मैंने सब ओपन करके देखा, मुझे 1 मिनट लगा किसी का म्यूचुअल फंड ट्रैक करने के लिए। गवर्नमेंट ने इतना रोबोस्ट सिस्टम लाया है। आप, अच्छा म्यूचुअल फंड का, म्यूचुअल फंड क्या है, इसके अंदर आप कभी भी ये शब्द याद रखो, मतलब आप कभी भी पैसा डाल सकते, आप कभी भी पैसा निकाल सकते, आप कभी भी पैसा बढ़ा सकते, आप कभी भी पैसा कम कर सकते, आप कभी भी एडवाइजर बदल सकते, आप कभी भी प्लेटफॉर्म बदल सकते, आप कभी भी कंपनी बदल सकते, आप कभी भी लोन उठा सकते, हर कभी भी नॉमिनी बदल सकते, कभी भी बैंक बदल सकते, कभी भी एसआईपी पॉज कर सकते। हर चीज का आंसर कभी भी है। इतना म्यूचुअल फंड में, फ्लेक्सिबल प्रोडक्ट क्या है, बात! लेकिन फिर भी 3% लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं पूरे इंडिया में? पूरे इंडिया में। माय गॉड! और 3 में से भी मान के चलो 0.5% लोग प्रॉफिट। नहीं हाँ, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मतलब अभी 2 प्रकार के लोग हैं 3 में भी। हाँ। एक एडिक्वेट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्या, और एक इनएडिक्वेट, मतलब कोई लाख रुपए कमा रहा है, बोल रहा 2000 की एसआईपी कर चालू कर देता। अरे भाई, एडिक्वेट है क्या वो? आपको एडिक्वेट इन्वेस्टमेंट करना है। एडिक्वेट इन्वेस्टमेंट का अर्थ क्या है, मैं हर इंसान को बोलता हूँ 3 चीजें आप कंपलसरी करो, कंपलसरी। आप टर्म इंश्योरेंस निकालो। वो बोलते काय को काय जरूरत आहे? अरे म्हटलं मग कमू कशाला राहिला? तू घर संसार चालवण्यासाठी कमवू राहिला ना, मग तुझ्या absence मध्ये किती हाल होतात हे तुला माहित आहे ना? हा, ते तर सगळं माहित आहे, पण काय गरज आहे? अरे मी म्हणतो गरज काय आहे? अशा लोकांना जाऊन विचार की ज्यांच्या घरी काही देव देव ना करो कमी जास्त व्हायला पाहिजे, पण झालेलं आहे, त्यांना जाऊन विचार ना. तो टर्म इंश्योरेंस होना जरूरी है, वो भी एडिक्वेट। एडिक्वेट का अर्थ यह है आपके इनकम के 20 गुना आपके पास में ओह! एक कवर होने को ना। अब इतने फैमिलीज, आप आपके घर पे चल जाना, इतने फैमिलीज ने इंश्योरेंस निकाला हुआ है, वो भी एडिक्वेट नहीं है। उनको यही नहीं पता कि इंश्योरेंस कितने का है। हुँ, उनको यही नहीं पता। मैं जब लोगों को पूछता हूँ ना की आपने इन्शुरन्स निकाला का? हो, ते काढलेलं आहे बाबांना. अरे मी म्हटलं इन्शुरन्स इन्शुरन्स कितीचा आहे? कोणत्या कंपनीचा आहे? त्याचा टोल फ्री नंबर काय आहे? त्याची झेरॉक्सच्या काप्या 4 मित्रांना देऊन ठेव. उद्या जाऊन तुला काही झालं, तर या लोकांना माहीत राहणार ना तू काढलेला आहे. नाहीतर लोकांना समजणारच नाही ना. तो बोलतो, "हो, हे बरोबर आहे." सबसे पहला टर्म इंश्योरेंस, सेकंड हेल्थ इंश्योरेंस. हुँ,
लोगों को लगता कि अरे जो ट्रैवल कर रहा है यार वो कैसे भरोसा करता है? इंडिया में सबसे ज्यादा डेथ एक्सीडेंट से हो रहा है। एक्सीडेंट्स होते हैं, यस। हेल्थ इंश्योरेंस निकालो। थर्ड, एडिक्वेट इन्वेस्टमेंट करो ऐसे जगह पे, मैं रिपीट कर रहा हूं, जहां पे आप इन्फ्लेशन को बीट कर रहे हो। भारत में महंगाई 6 से 7% से बढ़ रही है, तो आपको आपका पैसा ऐसे जगह गुंतवणूक करना है जहां पे वो पैसा 6 से 7% से ऊपर बढ़ रहा है। बराबर। सर, तो ये समझने के लिए हमें एक आध इन्वेस्टर के पास ही जाना पड़ेगा, एक आध ब्रोकर के पास ही जाना पड़ेगा, राइट? आप खुद से करो ना। हुँ, म्यूचुअल फंड आज इंडिया में, मैं ओपनली बता रहा हूँ, कोई राइट, डिस्ट्रीब्यूटर ये ओपनली बताता नहीं है। म्यूचुअल फंड दो तरीके से बिकता है इंडिया में। एक रहता है डायरेक्ट प्लान, एक रहता है रेगुलर प्लान। डायरेक्ट प्लान मतलब 4-5 प्लेटफॉर्म है, वो प्लेटफॉर्म पे आप डायरेक्ट बाइंग करो, आपको कोई खर्चा नहीं लगेगा। लेकिन आप किसी रेगुलर प्लान के थ्रू जाते हो, बैंक रेगुलर प्लान बेचती है, डिस्ट्रीब्यूटर रेगुलर प्लान बेचते हैं, एएमसी जो मैंने बोला 44 लोग वो रेगुलर हुँ, प्लान बेचते हैं। इनसे लेते हो तो आपको 1 लाख रुपए पे 500-600 रुपए एक्स्ट्रा खर्चा लगता है। राइट। अब ये भी ओपन रखा है गवर्नमेंट ने, अरे आपको खुद से करना है खुद से करो ना, नॉलेज लो करो। पर आपको अगर खुद से नहीं समझता, टेक एनी हेल्प। राइट, अरे पुऱ्या 10वी तक के सिलेबस युट्यूब पे अवेलेबल आहे. तर काय बाळाला का मग शाळेत नाही पाठवायचा काय? बरोबर. तर बाळाला शाळेत पाठवा. हे बघा जास्त तर लोकं काय प्रॉब्लेम करतात माहिती आहे काय? खूप एनालिसिस करतात हं, आणि मग पॅरालिसिस करतात. जास्त एनालिसिस नका करू दादा. हं, एक चॉईस करा ना. एखाद्या व्यक्तीला निवडा. अरे मी काय म्हणतो, जर तुम्हाला महत्त्व कळालं, की ह्या गोष्टी जरुरी आहे, तर कोणत्याही एका 5 लोकांना जाऊन भेटा. जो चांगला वाटला चालू करा. अरे चालू तो करा. करा. बरोबर. मेरे वाइफ ने मुझे बोला कि टर्म इंश्योरेंस काय को निकाल रहे हो, वो भी हुँ, इमोशनल हो रही है। अरे भाई क्यों होना इमोशनल? अरे कब कितने दिन के लिए कौन आया है, किसकी गारंटी है? हुँ, अपन क्यों कंट्रोल करना चाह रहे हैं चीजों को? बराबर है। तो उस वजह से ये तीन चीजें तो इंडिया में फाइनेंशियल प्लानिंग होना ही चाहिए। अगर आपने ये कर लिया ना, तो आप टॉप 1% लोगों में आ गए जो आपने राइट फाइनेंशियल प्लानिंग कर लिया। सिर्फ आपने एडिक्वेट प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करने को ना, और एडुकेट अमाउंट से करने को ना। बराबर है। तो सर ऐसे क्या मेन पॉइंट्स हैं जो कॉमन लोगों को पता ही रहने चाहिए म्यूचुअल फंड के बारे में? इसके बारे में क्या बताएँगे? म्यूचुअल फंड के बारे में सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये पता रहना चाहिए, कभी भी वाला कंसेप्ट। यस। मतलब अगर कोई एडवाइजर आपको हेल्प नहीं कर रहा है, हुँ, तो आप कभी भी कोई दूसरा एडवाइजर पकड़ सकते हो। यस। आप जम्मू कश्मीर का क्लाइंट लाओ कि नीचे कन्याकुमारी का क्लाइंट लाओ, आप उसका मुझे पैन दो, मैं आपको 3 सेकंड में उसका पूरे इंडिया में कितना इन्वेस्टमेंट चालू है म्यूचुअल फंड में बता सकता हूँ। जब इतना ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, तो डरने की क्या बात है? बराबर। बराबर है। तो कभी भी वाला कंसेप्ट याद रखो। सेकंड, इन्फ्लेशन को याद रखो। आपको ऐसे प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करना है जहाँ पे इन्फ्लेशन बीट हो रहा है। उसके बाद में थर्ड, ऐसे व्यक्ति के पास में इन्वेस्टमेंट करो कि जो आपको सही सलाह दे रहा है। बराबर। अभी प्रॉब्लम क्या है, आपको समझ ही नहीं रहा आपको सलाह सही कौन दे रहा कौन नहीं। हुँ, आपको कोई प्यार से बात कर रहा था, आपको लग रहा कि ये अपना आदमी है। अरे नहीं, देखो, बिजनेस में और प्रोडक्ट चॉइस में रिलेशन मत बीच में लाओ। राइट। आप लोग है ना, मैथ्स करो। अगर मैं भी मैथमेटिकली आपको गलत प्रोडक्ट दे रहा हूँ मत लो ना, हुँ, लेकिन मैथ्स तो करो। और मैथ्स बहुत भारी नहीं है ना, आप उसका सिर्फ एक रिटर्न निकालो कि इसका रिटर्न कितना है, हिस्टोरिकली इसमें कितना रिटर्न मिला है, वो भी राइटिंग में, मुंह से नहीं। कोई आपको बोलेगा अरे 25% रिटर्न आ रहा, कोई बोलेगा 30% रिटर्न आ रहा, मुंह से नहीं, लिख के दो। सही बात है। अरे अब लोग बोलते क्या गारंटी इसके अंदर पैसा बनेगा? कोई बच्चा पहली में पहला नंबर आया, दूसरे में पहला नंबर आया, तीसरे में पहला नंबर आया, चौथी में पहला नंबर आया, हम ऐसा मान के चलते कि ये 5वीं में पहला नंबर आ सकता। बरोबर है। ये कहाँ से अपने पास में इच्छा हुई? अपन ने 5 साल का डेटा देखा पूरा। यस। आपके एरिया में कोई एग्रीकल्चर लैंड अगर बिक रही है, हुँ, बराबर है, तो उसका जो रेट है, पहले अगर 5,000 रुपए स्क्वायर फीट चल रहा होगा, अभी 10,000 चल रहा है, फिर 20,000 रुपए, फिर 30,000 रुपए, ठीक है। तो आपको कैसे मालूम उसका रेट बढ़ेगा? क्योंकि आपने इतिहास में देखा है कि चीजों का रेट बढ़ रहा है। वैसे ही इस चीज के अंदर भी हिस्टोरिकली अगर इतने साल का डेटा आपके पास में है, तो आप अनुमान लगा सकते हो ना कि आगे क्या हो सकता है। सही बात है। और अगर मैं क्या बोलता, मैं तो क्लाइंट को डायरेक्ट क्या बोलता, क्लाइंट बोले कि पैसे अगर डूब गए तो क्या, तो मैं आपको ये बोलना चाहता कि अगर पैसे डूब गए ना, तो मान के चलो आपने 10 लाख रुपए डाले ना, हुँ, तो आपके 10 लाख अगर डूब गए, तो वो दिन मेरे 5 करोड़ डूब जाएंगे।
तो दोनों साथ में मिलकर रोएंगे फिर अपन। रिस्क लेना ज़रूरी है बेसिकली। तो ये अभी इन्वेस्टमेंट की बात हो गई, तो आप हमारे लिसनर्स को जो हमें देख रहे हैं, उन्हें एक क्या मैसेज देना चाहेंगे इन्वेस्टमेंट को लेकर? मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि ज़्यादा एनालिसिस पैरालिसिस मत करो, शुरुआत कर दो। यस। तो आपके पास अगर एंड्रॉयड मोबाइल है, इतना ईजी हो गया। पहले तो भी घर वालों को बैंक में जाना हुँ, पड़ता था, सारी चीज़ें करनी पड़ती थी। अभी 24/7 कभी भी वाला कंसेप्ट याद रखो। राइट। आपके पास अगर एंड्रॉयड मोबाइल है और अगर आप भी ये चीज़ नहीं कर रहे हो ना, तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो आप ज़िंदगी में। आपको आपका पैसा मैनेजमेंट करते ही नहीं आ रहा। आपको सिर्फ यही चाहिए कि पैसा कमाना है, कमाना है, कमाना है, कमाना है। लेकिन मैनेजमेंट भी एक चीज़ रहती। बराबर। 100 रुपए, 100 रुपए अगर 30 साल मैंने ऐसे ही छोड़ दिए 15% के रिटर्न पे, जो कि हिस्टोरिकल मिला है म्यूचुअल फंड में, हुँ, तो कितने रुपए होते हैं? 6,500 रुपए। अरे वाह! तो 100 रुपए 6,500 रुपए होने की ताकत रखता, हुँ, तो आपका पैसा अगर अच्छी जगह इन्वेस्टेड रहा, तो कितनी ताकत रखता बढ़ने की। बराबर। तो उसको, वो चीज़ देखो आप। और देखो, क्विक लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी का अर्थ क्या है? मैंने आपको बोला कभी भी आप बेच सकते हैं ना, हुँ, हुँ, हुँ। या कभी भी उस पे लोन मिल सकता है। 10 मिनट में लोन मिलता है, वाओ! वो भी घर बैठे बैठे, कंप्लीटली ओटीपी बेस्ड। लेकिन लोगों को लगता है कि ये फ्रॉड है। अरे, अच्छे आदमी को चूज करो, हुँ। आपको कभी फ्रॉड नहीं लगेगा। अगर आप रैंडम जाएंगे तो फ्रॉड लगेगा। तो ज़रूर से हमारे सीए सर से कॉन्टैक्ट करें। क्योंकि आप हमें बेस्ट ही फाइनेंशियल सबसे पहले एडवाइस। आपके डॉक्यूमेंट भेजना आपने मुझे। बिल्कुल, बिल्कुल, अभी भेजने ही वाली हूँ जैसे हमारा पॉडकास्ट खत्म होता है। तो सर वैसे मुझे बात करते-करते ये जाना मैंने कि आप गॉड पर काफ़ी बिलीव रखते हैं। कृष्णा जी का नाम आपने काफ़ी बार लिया है। तो ये आप पहले से ही बिलीव रखते हैं या फिर आप काम को लेके बिलीव रखते हैं? कैसे? भगवान पे बिलीफ 2 अक्टूबर 2024 के बाद में हुआ, अरे बाप रे! जब मैंने पहली बार मथुरा के धरती पे पैर रखा। हुँ, अच्छा, शेगांव हम जाते हैं। बराबर। शेगांव में क्या मैनेजमेंट है? सुंदर, बेस्ट। बेस्ट। मथुरा गया मैं, ठीक है, वहाँ पे उतना बेस्ट मैनेजमेंट नहीं है, लेकिन जो फीलिंग है, जो मुझे वहाँ से आई, हुँ, मुझे ये समझ में आ गया कि भगवान कहाँ है। एक्चुअल में कुछ लोग मेरे पे हंसते भी होंगे कि अरे क्या बातें करता है। अरे हंसने दो ना, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता, सच्ची बता रहा। हुँ, ना मेरे को खाने को दे रहे, ना मेरे को पाल रहे, तो उनका विचार क्यों करूँ? बराबर, मैं खुद ही कमा रहा, खुद को पाल रहा, तो खुद का ही विचार करो ना। तो बराबर। उस दिन से भगवान पे ट्रस्ट आया, न हमारे श्री श्री श्री, मैं यहाँ से भी उनका हाथ जोड़ता हूँ, प्रेमानंद महाराज। हुँ, उन पे तो इतना भरोसा है। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। एक मैडम है, मेरे से बहुत उम्र में बड़े हैं। मैं प्रेमानंद महाराज के वो स्टेटस डालता था, हुँ, हुँ। तो वो मैडम ने मन के मन में मेरे लिए ऐसा सोच लिया कि ये पागल हो गया। ठीक है, तो वो मैडम का मुझे एक बार फोन आया, बोले अक्षय सॉरी। मैंने बोला क्यों, क्या हो गया मैडम? बोले यार, मैंने तेरे बारे में एक दो लोगों से गलत बात किया, और तेरे बारे में मन में गलत सोचा। वो महाराज आ रहे बोले मन में, बोल रहे तूने मेरे शिष्य का ऐसा सोचा कैसे? तो मैं सॉरी बोला, अक्षय सॉरी सॉरी सॉरी। अरे मैंने बोला क्या है ये? मैं आपको बॉन्ड पेपर पे लिख के देता, आपकी कोई भी परेशानी, ठीक है, मेरा एक इंस्टाग्राम, मैं क्या करता हूँ कि एक अलग चैनल बनाया है, उसके अंदर प्रेमानंद महाराज के 100 पेज फॉलो कर दिए। ओह! आपकी कोई भी परेशानी मन में पकड़ो, आपको 1 मिनट में अगर महाराज जी ने आंसर नहीं दिया ना, तो मैं आप जो बोलोगे वो करूंगा। माय गॉड, जादू। उनका चमत्कार ही इतना खतरनाक है। हुँ, अरे उन्होंने एक सिंपल, क्या देखो, मेरे को भगवान पे भरोसा नहीं था पहले से, ऐसा नहीं है। जो ट्रेडिशनल वे से भरोसा कर रहे हैं, हुँ, हुँ, वो हुँ। मुझे समझता नहीं था। उपास करो तो अच्छा होगा, अरे उपास हेल्थ के लिए है। एक्चुअली। मंदिर में जाओ तो ही भगवान मिलेंगे, अरे भगवान सब में है, तेरे में भी है, मेरे में भी है। हुँ, सही बात। मेरी दादी बोलती थी तेरे में भी कृष्ण, मेरे में भी कृष्ण, जय श्री कृष्ण। वाह, वाह! तो सब में अगर भगवान है, आप लोग सबसे अच्छे से बात करो ना। मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ, प्रेमानंद महाराज भी कहते हैं कि आप शंकर जी की पूजा कर रहे हो, घर में शंकर बैठे हैं, उनकी पूजा करो। राइट। अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छे से बिहेवियर करो, वही सबसे बड़ी प्रार्थना है भगवान की। आप जो काम कर रहे हो, उसके लिए आप बहुत ईमानदार रहो, ये बहुत प्रार्थना है भगवान की। येस। भगवान की प्रार्थना करने के लिए भगवान ने बोलता कहीं जाओ। अच्छा ऐसा रहता था ना, तो यूएस के लोग, यूके के लोग इतने ग्रो क्यों कर रहे हैं? वो तो कोई इतना भगवान को मानते भी नहीं होंगे, हुँ, उनको तो मालूम भी नहीं होगा कौन है कृष्णा, कौन है राम। अच्छा, आपको काहे पे भरोसा नहीं होगा, कोई तो एनर्जी पे भरोसा करो। एक्चुअली। आपको सांस कौन पूरा रहा? आपको अहंकार है चीजों का, लोगों को अहंकार इतने जल्दी आ जाता है, आपको अहंकार है चीजों का।
ये जो आपको सांसें आ रही ना, ये भी आपके कंट्रोल में नहीं है, वो भी ऊपर से कोई दे रहा है। राइट। तो ये जो स्पिरिचुअलिटी आप में है, ये आप अपने काम में कैसे यूज़ करते हैं? या कैसा इम्पैक्ट है स्पिरिचुअलिटी का आपके काम पर? बहुत इम्पैक्ट है। हुँ। आपके साथ में कुछ भी होता है ना, तो बराबर है, उसमें से एक लेसन निकलता है। देखो, राइट। पढ़ाई जो हमने किया वो अलग है, लेकिन ज़िंदगी कुछ अलग सिखाती, हुँ। बराबर है? वो कोई सिखाता नहीं। आपने बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर के पास में भी एज़ अ ट्रेनी काम किया ना, तो भी आप वो नहीं बन सकते, क्योंकि उसको जो ज़िंदगी ने सिखाया ना, वो आपको नहीं मिल सकता ऐसा। लोग बदलते हैं अपने अनुभव से, हुँ। और आप लोग अनुभव अगर लोगे ना चीज़ों का, तो आप बदलेंगे। मैंने आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे पास में एक नोट्स रहती है, गूगल नोट्स, उसके अंदर पकड़ के चलो 180 से 190 ऐसे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, मेरे सब दोस्त जानते हैं, कि जो मुझे लाइफ में एक्सपीरियंस हुए हैं। वाह! मैं ये भी बोलता हूँ कि कोई अपना नहीं है, माँ बाप अपने नहीं है, बीवी अपने नहीं है, कोई अपना नहीं है, सब स्वार्थ के रिश्ते हैं। लेकिन मैं ये भी बोलता हूँ कि अपने उनके प्रति कर्तव्य है, अपने उनके प्रति रिस्पेक्ट है। माँ बाप में और लोगों में क्या फर्क है पता है क्या आपको? लोग है ना आपके बारे में गलत सोच सकते हैं, माँ बाप चाह कर भी आपके बारे में गलत नहीं सोच सकते, मन में नहीं सोच सकते। वो ऐसा सोच नहीं सकते कि मेरा ये छोकरा बर्बाद होने को रहा, नहीं। तो ये जो रिश्ते बनाए हैं ना भगवान ने, ये रिश्ते, और मैंने आपको बोला कि मैंने जो नोट्स बनाए, तो राइट। उसके अंदर इतने एक्सपीरियंसेस है, जहां जहां मैं टूटा, हुँ। वहां वहां मैं अपने कृष्णा से बात करूंगा, ऊपर जाऊंगा। मेरी वाइफ बोलती है कि आप सेल्फ फीलिंग बहुत जल्दी करते हो। कभी मेरे साथ कुछ गलत हो जाता है ना, एक बार ऐसे इंसिडेंट था मेरे साथ, एक चीज बहुत गलत हो गई, बहुत गलत हो गई, तो मेरी वाइफ एकदम रोना शुरू कर दी। बोले कि अक्षय तुम्हारे साथ गलत हुआ, ऐसा नहीं होना का होना था। मैंने बोला, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, निगेटिव बात मत कर, मैं सेल्फ फीलिंग कर लेता, और तू बिल्कुल शांत हो जाओ। इंसान अपने जो दुख दर्द है ना, वो लोगों पे उंगली कर रहा, कि इसके कारण। अच्छा, मैं भी कोई परफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन मैं ऐसा बिलीव रखता कि अगर मैं बातचीत कर रहा, तो मैं मैनिफेस्ट कर रहा, राइट। टाइम के साथ मैं भी हो जाऊंगा। अभी भी कुछ चीजों की मेरी एक्सपेक्टेशन है। अरे इंसान हूं ना मैं, महाराज थोड़ी ना बन गया कोई। इंसान हूं तो इंसान जैसे थोड़ी अपेक्षाएं रहेंगी, स्वभाव बदलेगा, थोड़ा सब कुछ होगा। पहले तो मैं इतना गुस्सा करता था, इतना गुस्सा करता था, अब गुस्सा जीरो हो गया। तो कोई भी चीज़ की तरफ आप पॉज़िटिव अप्रोच रखते हो तो 100%। हुँ। मेरे अभी कुछ दिन पहले मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त ने, मुझे पता नहीं इंटेंशनली करा कि इंटेंशनल नहीं था, बहुत मन दुखा है, इतना कि मेरे आंखों में पानी आ गया। हुँ। जबकि बहुत बड़ी गलती नहीं थी, वो छोटी सी गलती थी, लेट गो कर सकते थे। लेकिन मेरे को उस दिन समझ में आया, देखो उसमें से मैंने पॉजिटिव क्या निकाला, हुँ। कि मैं उसके पास बहुत बैठता था, मैं उसको बहुत प्लीज करता था, मैं उसके साथ बहुत अच्छे से रहता था। उस वही टाइम पे अगर मेरे वाइफ का फोन आता था, तो मैं काट देता था, ओह! बाद में बात करूंगा, क्या लगाया तूने, मैं इंपॉर्टेंट कुछ कर रहा। लेकिन उस दिन से मेरे वाइफ के लिए मेरी रिस्पेक्ट बहुत बढ़ गई, क्योंकि जब आदमी सोचता ना, तो ऐसा थॉट आया कि अगर आप बीमार हो ना, हॉस्पिटल के बाहर आपका परिवार और आपकी बीवी खड़े रहेंगे, आपका कितना भी सगा दोस्त हो, एक दो दिन के ऊपर खड़ा नहीं रह सकता। जब यही वैल्यू है सब लोगों की, तो अपने अपन ने अपने परिवार को और अपने खासकर अपने बीबी को कितना भाव देने को होगा। मतलब एक्चुअल में राधा है हमारी। अरे वाह! क्या बात है। हम्म। पॉज़िटिव अप्रोच काफ़ी आपका चीज़ों को लेकर स्पिरिचुअलिटी के साथ आया है शायद। देखो, अगर आपको दुख मिला, हुँ। तो वो दुख आप कितनी देर तक के कैरी कर सकते हैं? कभी ना कभी तो पॉजिटिव हो जाना है या ना, तो चलिए तुरंत हो जाओ ना यार। राइट। वो दुख के साथ में ज्यादा देर नहीं रहते ना अपन, ज्यादा से ज्यादा एक दो दिन रोते अपन, बाद में नॉर्मल हो जाते, अब काम में लग जाते। तो जब पता है कि 3 दिन बाद में दुख को छोड़ना है, तो हुँ। अभी छोड़ दो। बराबर। वॉव! काफ़ी इंस्पिरेशनल रही है आपकी जर्नी बचपन से लेकर आज तक। आपको 5 साल हो चुके हैं, सीए कर अभी आप इन्वेस्टमेंट में भी हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप एस्पायरिंग सीएस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो उन लोगों को ही मैसेज देना चाहूंगा कि जीवन में आप डाउट मत करो खुद पे, और आपको जो लगता है कि आप जो कर रहे हो, राइट। कि ये सही है कि गलत है, मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी में हर चीज सही है। क्या बात है। आप अगर कोई बहुत बड़े जगह जॉब कर सकते हो, सही है। आप अगर खुद का काम कर सकते हो, सही है। आप पापा का बिजनेस संभाल सकते हो, सही है।
सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आप जो भी कर रहे हो, उसके अंदर आपको सुख मिलने को ना, राइट, अगर वो मिल रहा ना, तो एट द एंड सब सही है। बराबर। और इसी के साथ आप हमारे लिसनर्स को इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में क्या बताना चाहेंगे? एक ए ए ईज़ी बात, मतलब जो समझे हमारे कॉमन पीपल हर कोई, ऐसा। व्यूअर को तो यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग लाइफ में कुछ प्रायोरिटी बनाओ। हुँ। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे आने से अच्छा मैंने मेरी प्रायोरिटी एक बनाई है, मैं आपको शेयर करता हूँ कि लाइफ में मेरे लिए सबसे ज़्यादा अच्छा, ये प्रायोरिटी में बहुत चेंज हो जाए पर हाँ, हाँ, पहले कुछ वक़्त के ऊपर साथ। था, बाद में कुछ ऊपर नीचे हो गया। सबसे पहले ये इतनी, मैं आपको बताता हूँ कि ये प्रायोरिटी आप किसी से भी चेक करा लो, हुँ, हुँ। इतनी फिलहाल के स्टेट में जो अपन जो एज में फिलहाल ये इंपॉर्टेंट है, आगे बदल सकता। फिलहाल सबसे इंपॉर्टेंट पहले नंबर पे इंसान की जिंदगी में रहना चाहिए भगवान। सेकंड नंबर पे आपका मेंटल पीस। हुँ, थर्ड नंबर पे आपका फिजिकल हेल्थ। फोर्थ नंबर पे पहले मेरे जिंदगी में था पैसा, परिवार नीचे था, लेकिन अब नहीं। अब पहले वाइफ और परिवार, उसके बाद में पैसा, उसके बाद में समाज सेवा। राइट। और ये सब अगर बैलेंस है, तो आप परफेक्ट जिंदगी जी रहे। तो किसी भी लोगों को अगर आपको एनालाइज करना है ना, मैं एनालाइज ऐसा करता कि ये 6 जगहों पे उसको वैलिडेट करता। वाओ! अगर वो भगवान को गिन नहीं रहा ना, तो कोई काम का नहीं है, स्वार्थी है वो। हुँ, तो ऐसी बात है। और इसी के साथ जैसे काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी रही है आपकी, तो आप अपने लाइफ़ से क्या सीखे जो आप हर किसी इंसान को बताना चाहेंगे? मैं मैं मेरी लाइफ से यही सीखा कि अच्छे लोगों के साथ रहो, वाओ! अच्छे लोगों को ढूंढो। हुँ, अच्छा, आप लोग वो लोगों को अट्रैक्ट करो। हुँ, मिलते नहीं ऐसे लोग जल्दी। राइट। आप लोग है ना, अपने आपको जो अच्छा लगता ऐसे जगह जाओ। जैसा मैं बीके शिवानी जो रहते है ना अबू रोड में, ब्रह्म कुमारीज, हुँ, हुँ। उनके सेंटर पे जाता हूँ। अच्छा, वहाँ बीकेश। प्रोग्राम होता है सीए लोगों का, इतना ब्यूटीफुल होता है एक्चुअल में। आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको स्वर्ग देखना है ना, स्वर्ग, हुँ। जीता जागता स्वर्ग, वहां जाओ। लोग ऐसा बोलते हैं कि अरे वो लोग पागल कर डालेंगे, अरे यार तुम लोग क्या यार, क्या कर रहे हो वो लोग, क्या लोगों को सेवा दे रहे। तो आप लोगों को, जैसा हम लोग डेली खाते हैं, हुँ, जैसे कमाते हैं ना, वैसे आप लोग हमेशा कुछ तो भी पॉजिटिव देखते रहो। किसी महाशक्तियों को फॉलो करो, जैसे मैं प्रेमानंद महाराज को करता, बराबर। ब्रह्म कुमारी इसको करता। उसके बाद में पकड़ लो, इगतपुरी भी गया हूँ मैं, वहां पे विपश्यना कोर्स किया मैं, 10 दिन का मौन। चौथे दिन तो ऐसा लग रहा था कि भग के आ जाना वहां से। तो बराबर। आप जब अच्छे लोगों को फॉलो करोगे ना, ऑटोमेटिकली अच्छे ही बढ़ते जाएंगी। एक आम की अगर पेटी है, उसमें अगर सब अच्छे आम है ना, तो अच्छे आम ही रहेंगे, हुँ, लेकिन उसके अंदर एक गंदा आम डाल दूंगे ना, तो सब आमों को खराब कर देगा। राइट। तो हमेशा ये सोचो कि हमने अच्छा सोचना, अच्छा, हमेशा पॉसिबल नहीं है, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं यार। आप पहली सरेंडर कर देंगे, नहीं ना, देख, ये बहुत मुझे गलत लगता कि अपन लोगों को कुछ अच्छा बोलते हैं, जैसा मैं आपको मन तोड़ के बोलूंगा यार तेरे लिए ये अच्छा है, ऐसा कर वैसा कर ऐसा कर, तो सुनता 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 बाद में बोलता बरोबर है तेरा, लेकिन अबे क्या लेकिन, क्यों तेरे को इतनी प्रॉब्लम है। बराबर। और बात छोटी सी रहती है, आपको पता होगा ना एक चीज, कोई इंसान के लिए कोई चीज बहुत छोटी है, कोई इंसान के लिए कोई चीज बहुत बड़ी है। बड़ी है। चीज तो वही है। हर किसी को अपना दुःख बड़ा लगता है। मैं वही बोल रहा हूँ ना। सही बात है। हाँ। सो यस, तो आज हमारे साथ थे अक्षय लड्डा सर, जिनकी इंस्पायरिंग स्टोरी आज हमने आप तक पहुंचाई है द पीपल्स चैप्टर थ्रू। सो होपफुली सर ने सीए की जर्नी बताई अपनी, साथ ही म्यूचुअल फंड में कैसा इन्वेस्ट करना चाहिए ये, और उनके लाइफ लेसन्स, उन्होंने क्या क्या सीखा है, वो क्या क्या अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में, वो सब कुछ। सो यस, थैंक यू सो मच अक्षय लड्डा सर, आज हमारे साथ द पीपल्स चैप्टर में जुड़ने के लिए और इतनी सारी अच्छी अच्छी बात बताने के लिए। आगे की जर्नी के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ, थैंक एंड बेटी के लिए कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच।